जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर एनर्जेटिक्स, और इसके अंदर हम देखेंगे दो तरह की एनर्जीज को, एक है केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके रिलेटिव जो एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटरकन्वर्टेबल। एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद होती है, और एक फॉर्म जो है या एक सूरत जो है वो दूसरी सूरत में कन्वर्ट की जा सकती है। केमिकल एनर्जेटिक्स में दो तरह की एनर्जीज को हम देखने वाले हैं। नंबर वन इज द केमिकल एनर्जी एंड सेकंड इज हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। एक ऐसी एनर्जी जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है या मौजूद होती है, और ये क्यों होती है? क्योंकि एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बना के बैठते हैं या आपस में लिंक होते हैं। दूसरी है हीट एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एब्सॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। ये वो एनर्जी है जो कि एब्सॉर्ब होती है जबकि बॉन्ड टूटता है, और ये रिलीज होती है यानी कि खारिज होती है जब भी बॉन्ड जो है वो बनता है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जबकि बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंड दैट इज द हीट एनर्जी। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये बात जो है वो प्रोमिनेंट हो चुकी है कि एनर्जेटिक्स के अंदर जो है हम एनर्जी चेंजेस को देखेंगे, और ये वो एनर्जी चेंजेस होंगी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रही होंगी, और ये वो एनर्जी चेंजेस होंगी जो कि बॉन्ड के बनने में या बॉन्ड के टूटने में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। सो दो तरह की एनर्जीज जो हैं यहाँ पर इंटरकन्वर्टेबल होंगी, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम है क्या? इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप के अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, या कोई फिजिकल और केमिकल चेंज हो रही है, दैट इज योर सिस्टम। द केमिकल रिएक्शन इंक्लूड्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट एंड एनीथिंग एल्स विच इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस रिएक्शन। तो ये सारी चीजें मिला के एक सिस्टम बना रहा है, दैट इज नोन एज द सिस्टम। और इसमें रिएक्टेंट वो चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं, प्रोडक्ट वो चीजें हैं जो कि बनती हैं, कैटलिस्ट ऐसी चीजें हैं जो कि रिएक्शन को तेज करती हैं लेकिन उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करती। सॉल्वेंट, तो समटाइम्स आप रिएक्टेंट्स को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिला के रिएक्शन करते हैं, तो ये एक मीडियम है जिसके अंदर एक रिएक्शन होने वाला है। और हर वो चीज जो कि इस रिएक्शन से रिलेटेड है वो आपका सिस्टम है। सिस्टम से अलावा जो चीजें हैं, इर्द गिर्द का जो माहौल है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। If you are boiling water in the beaker, the water molecules will be called a system, while everything surrounding like this, like beaker, burner, will be called the surrounding। यानी कि आप अगर एक बीकर में पानी बॉईल कर रहे हैं, तो जो पानी है या पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, बीकर हो गया, बर्नर हो गया, ये सारी की सारी सराउंडिंग कहलाती हैं। तो दिस इज द कॉल्ड सिस्टम, और सिस्टम के ऑल अराउंड जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो सराउंडिंग कहलाती हैं। नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी। एंथैल्पी or the heat content is defined as the total amount of thermal energy stored in a compound। यानी जो टोटल हीट एनर्जी है जो कि एक सिस्टम के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है, ये एंथैल्पी कहलाती है। और क्योंकि ये एनर्जी की फॉर्म है तो इसको हम किलो जॉल पर मोल में मेजर करेंगे। सो यूनिट इसका जो है बच्चों किलो जॉल पर मोल होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। When the energy is absorbed during a reaction, the total enthalpy of the system increases। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उस केस में सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो बढ़ जाएगी। When the energy is evolved during a reaction, the total enthalpy of the system decreases। अगर एक सिस्टम की जो हीट है वो रिलीज हो रही है, बाहर को जा रही है, तो जो टोटल एंथैल्पी है
एक सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाएगी। Total enthalpy of system cannot be measured directly. However, the change in enthalpy delta H brought about in a system can be measured comparatively easier. तो जो टोटल एंथैल्पी है बच्चों, यानी कि H जो है वो आप कैलकुलेट नहीं करते हैं डायरेक्टली, तो जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको हम मेजर करते हैं। तो हमेशा आपको एक टर्म नजर आएगी डेल्टा H, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी में तब्दीली। हमारे पास एग्जांपल में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज -566 किलो जूल। रिएक्शन इन दिस सिस्टम इज दस एक्सोथर्मिक इवॉल्विंग 566 किलो जूल पर मोल, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। राइट, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन द हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन? हीट के अलावा भी कोई ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो सकती है? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम? हम एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम को क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते डायरेक्टली? तो इसके आंसर्स देखते हैं। नंबर 1, yes, energy can be transferred in the form other than the heat such as light, electrical energy in electrochemical cells. तो हीट के अलावा भी जो एनर्जी है वो रिलीज हो सकती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर लाइट यानी कि रोशनी रिलीज होगी, खारिज होगी, आपको नजर आएगी। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं तो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड का देखिए, ये इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट the enthalpy of the system because enthalpy is a state function that depends on the internal energy which cannot be measured directly. We can only measure changes in enthalpy. तो हम एंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते एब्सोल्यूट एंथैल्पी, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है और वो डिपेंड कर रहा है इंटरनल एनर्जी पे। अब इंटरनल एनर्जी को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली, सो इसीलिए चेंज इन एंथैल्पी को मेजर करना आसान होता है। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन टाइप्स। दो तरह के बच्चों रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखिए, ये जो वर्ड है एक्सो, ये निकला है एग्जिट से, यानी कि बाहर खारिज होना या बाहर जाना। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, एंडो मींस इनसाइड, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो हीट या तो इवॉल्व हो सकती है या एब्सॉर्ब हो सकती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। राइट, रिएक्शन टाइप आइडेंटिफायर है हमारे पास ही, तो हम देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इज नेगेटिव। दिस इज आल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट, ये वाली जो हीट है ये प्रोडक्ट हैंड साइड पे जो है वो ऐड हुई है। अगर ये रिएक्टेंट हैंड साइड पे ऐड हो तो ऑब्वियसली ये एंडोथर्मिक होगा। थर्ड, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब है आप इसको यहाँ पे पॉजिटिवली ऐड कर सकते हैं, यानी जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिएक्टेंट हैंड साइड पे अगर कोई चीज है या प्रोडक्ट हैंड साइड के साथ नेगेटिव साइन शो कर रहा है तो इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक है। लास्ट, दिस इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी बाहर को एक्सपेल होगी, सिस्टम से निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, सिस्टम में जज़ब हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स हमने इसकी देख ली है। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन पाथवेज। अ रिएक्शन टेक प्लेस when the reactant molecules collide with each other to give a transition state. According to collision theory, reactant के molecules जो हैं वो consistent motion में होते हैं, they collide with each other और collide करके एक intermediate state बनाते हैं जिसको transition state कहते हैं। Intermediate state बनाते हैं जिसको transition state कहा जाता है। The molecule which possesses more than average kinetic energy may also called excited molecules. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से जायद एनर्जी होती है, दे आर कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्शन पाथवेज में देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये जो पीक पे आपको नजर आ रही है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट, एंड ट्रांजिशन स्टेट जो है इट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट।
The energy of the transition state is higher than that of reactant and product because the bond between reactant and product molecules are being cleaved progressively. यानी ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो बॉन्ड्स हैं वो एक साथ ही बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं. The energy absorbed by the reactant and product molecules in order to convert it into transition state is called activation energy. So activation energy जो है एक important term है. ये वो energy है जो कि रिक्वायर्ड है. दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है. सो ऐसी एनर्जी जो है जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आर एनर्जी डायग्राम्स यूजफुल? क्या एनर्जी डायग्राम्स इतनी यूजफुल है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दे सके? ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन व्हिच डज नॉट इवॉल्व और एब्सॉर्ब हीट. एक ऐसे सिस्टम की एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कीजिए जिसमें ना तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है और ना ही हीट रिलीज हो रही है. नंबर वन, एनर्जी डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल एज they visually represent the energy changes during a reaction, showing the activation energy, transition state, whether the reaction is exothermic or endothermic. तो एनर्जी डायग्राम से बच्चों आपको क्या पता चलता है? एनर्जी डायग्राम से आपको पता चलता है एक्टिवेशन एनर्जी का, इससे आपको पता चलता है ट्रांजिशन स्टेट का, और इससे ये भी पता चलता है कि एक्सोथर्मिक है सिस्टम या एंडोथर्मिक है. सेकंड में देखिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच जो है वो जीरो है तो एनर्जी जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो बराबर होगी. सो एक ही लेवल पे आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिलने वाले हैं. आपके सामने एक डायग्राम है जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. उसमें अगर आप देखिए तो जो एनर्जी है प्रोडक्ट की दैट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. दूसरी तरफ अगर आप देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन की तो उसमें जो एंथैल्पी है, हीट कंटेंट है प्रोडक्ट का, इट इज मोर देन द रिएक्टेंट बिकॉज हीट एब्सॉर्ब हुई है. तीसरे केस में हम देख चुके हैं कि अगर आप एनर्जी ना तो रिलीज करते हैं ना ही एब्सॉर्ब करते हैं तो दोनों सेम एनर्जी लेवल पर होंगे. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस that increases the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. ऐसी चीज, एक ऐसी स्पीशी जो कि रिएक्शन को स्पीड अप तो कर रहा है, रिएक्शन को तेज तो कर रहा है, लेकिन खुद उसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा या उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रही. एन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट in a reaction increases the rate of reaction because it changes the path adopted by the reactant, whereby the activation energy value of the reaction is substantially decreased. कैटलिस्ट एक रिएक्शन को तेज कैसे करता है? एक कैटलिस्ट जो है, एक कैटलिस्ट पाथवे चेंज कर देता है. यानी एक रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है तो उसको शॉर्ट कर देगा. देखिए, आप एक रास्ते से जा रहे हैं और अगर कोई आपको रास्ते में एक बंदा मिले जो आपको बताया कि यार ये रास्ता छोड़े, ये रास्ता अडॉप्ट करें, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, तो कैटलिस्ट भी यही काम करता है. एक ऐसा पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे फटाफट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है. तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई और प्रोडक्ट जल्दी बन गया. एग्जाम्पल में हमारे पास बच्चों है निकल कैटलिस्ट जो कि ऑयल की हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल होता है, और जब आप ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इससे घी बनता है. सेकंड बच्चों है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में प्लैटिनम कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है. ओजोन की ब्रेकडाउन में क्लोरीन जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है जो कि फ्री रेडिकल्स बनाता है और ओजोन जल्दी से जल्दी टूटती है. नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन. एक ऐसा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्पिरेशन है क्या? बेसिकली आपने खाना खाया और वो खाना आपके डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके सेल पे पहुंचा. सेल में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है और उससे एनर्जी जनरेट होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी और इवॉल्व होगी. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. Respiration also carries complex chemical reaction inside the human body.
रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं जी। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है एंड दैट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है बाय द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेली लाइफ में आप के जिस्म के अंदर होता है। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका ये प्रोसेस जो है वो शुरू होता है जब आपकी जो फूड है वो सेल लेवल पर पहुंचती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा जो कि ऑक्सीजन की एक्सेस तक नहीं पहुंचते या ऐसी जगहों पे मौजूद होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है या ना होने के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और एल्गी जो है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं और इन दैट केस ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है जिसमें ग्लूकोज जो है एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो इट इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की प्रेजेंस में जो है वो लैक्टिक एसिड भी बनता है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लिपिड्स एज एनर्जी रिजर्व्स। आप जो फैट्स लेते हैं, आप जो फैटी मालिक्यूल्स लेते हैं, वो एक एनर्जी का बेहतरीन सोर्स होता है। सो लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर वन इज फैट्स, वैक्सेस, मोम जिसे आप कहते हैं, स्टीरोल्स। लिपिड्स सर्व एज एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम्स फ्रॉम द लिपिड्स, यानी जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है? वो ज्यादातर जो है वो लिपिड से आती है। अगर हम इतनी ज़्यादा लिपिड्स या फैट्स लें जो कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा लिपिड है या एक्स्ट्रा फैट है वो एडिपोस टिश्यूज़ या एडिपोस सेल्स के अंदर जो है वो स्टोर होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर पेपर में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे मौजूद होता है। इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाइज ऑन द सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई मशक्कत कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का इन्हिसार जो है वो इस एनर्जी पर होता है जो कि स्टोर होती है।